अमेरिका की इस बेहिसाब ताकत के पीछे सिर्फ उसकी सेना नहीं बल्कि सालों पुरानी एक गहरी आर्थिक प्लानिंग है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी तब अमेरिका ने बहुत चतुराई से ऐसे ग्लोबल सिस्टम तैयार किए जो आज भी उसी के इशारों पर चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का। असल में अमेरिका ने दुनिया को ये समझाया कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती है या उसे 1-2 साल के लिए शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत पड़ती है तो IMF उसकी मदद करेगा। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है कि इन संस्थानों के जरिए अमेरिका उन देशों की नीतियों और फैसलों पर अपनी पकड़ बना लेता है। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर है जहां बिना गोली चलाए भी किसी देश को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इतना निवेश किया है कि आज उनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह जाम कर देते हैं। यही वजह है कि वेनेजुएला जैसे ऑपरेशंस में उनकी सेना बिना किसी भनक के घुस जाती है और वहां के सुरक्षा तंत्र को पता भी नहीं चलता। ये तकनीक और पैसे का वो कॉम्बिनेशन है जिसने अमेरिका को दुनिया का इकलौता सुपर पावर बनाए रखा है। इस पूरी व्यवस्था को अगर आप गहराई से समझें तो आपको पता चलेगा कि IMF में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स अमेरिका के पास ही हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिका किसी देश के लोन पर वीटो कर दे तो उस देश को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि अमेरिका इसे एक सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल करता है ताकि कोई भी विकासशील देश या डगमगाती अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र अमेरिका की नीतियों के खिलाफ जाने की हिम्मत न कर सके। अगर आपको अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए 1-2 साल का शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो IMF है, लेकिन अगर आपको बुलेट ट्रेन या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 30 से 50 साल का लंबा लोन चाहिए तो आपको वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाना होगा। दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड बैंक पर भी अमेरिका का ही दबदबा चलता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया कंगाली की कगार पर थी तब अमेरिका ने ही इन बैंकों के निर्माण में सबसे ज्यादा पैसा लगाया था और इसी निवेश के दम पर आज वो पूरी दुनिया की लगाम अपने हाथ में रखता है। इतना ही नहीं, अमेरिका का प्रभाव सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं है बल्कि WTO के नियमों के जरिए अमेरिका ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया का कोई भी देश गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला या अब आ रहे स्टारलिंक जैसे उसके बड़े सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को अपने देश में घुसने से न रोक सके। अगर कोई देश अपने स्थानीय व्यापार को बचाने के लिए कड़े नियम बनाता है तो अमेरिका UNO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करके उस पर दबाव बनवा देता है। हालांकि चीन और ब्रिटेन जैसे देशों के पास अपनी खुद की वीटो पावर है जिससे अमेरिका को वहां थोड़ी चुनौती मिलती है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए उसका प्रभाव अटूट है। इन सब के ऊपर अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है स्विफ्ट कोड। जैसे भारत के भीतर पैसा भेजने के लिए आपको IFSC कोड की जरूरत होती है, वैसे ही इंटरनेशनल पेमेंट के लिए स्विफ्ट कोड अनिवार्य है। अगर अमेरिका किसी देश को इस सिस्टम से बाहर कर दे तो उस देश का पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पेमेंट सिस्टम एक झटके में ठप हो सकता है। इसी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब रूस ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे रातों रात इस स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। जब इन आर्थिक नीतियों और वैश्विक दबाव के जरिए अमेरिका के पास बेहिसाब पैसा जमा हो जाता है तो वो उस पैसे को रिसर्च और भविष्य की तकनीक में झोंक देता है। वहाँ के छात्र और वैज्ञानिक सिर्फ पुरानी थ्योरीज में नहीं उलझे रहते बल्कि वे इस पर काम करते हैं कि दुनिया को अगला बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या दिया जाए। इसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जड़ें अमेरिका की सिलिकॉन वैली में है। अब दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो, चाहे ईरान इजराइल आपस में लड़ें या कोई भी जीते हारे, लोग उन घटनाओं के वीडियो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालेंगे। लोग वीडियो बनाएंगे, बहस करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में असली कमाई उन अमेरिकी कंपनियों के मालिकों की होगी जिन्हें खुद कोई कंटेंट नहीं बनाना पड़ता। जरा सोचिए, आज की दुनिया में बिना टेक्नोलॉजी के सर्वाइवल कितना मुश्किल है। दुनिया भर के बड़े नेता और प्रधानमंत्री अपनी बात रखने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिकी है। हमारा पूरा प्रोफेशनल काम ईमेल पर टिका है और बिना जीमेल के तो आज एक स्मार्टफोन तक ठीक से काम नहीं करता। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करना चाहें तो आपको प्ले स्टोर की शरण में जाना होगा। कुछ भी सर्च करना हो तो दुनिया गूगल ही करती है। इतना ही नहीं, दुनिया का लगभग हर मोबाइल या तो एंड्रॉइड पर चल रहा है या iOS पर और हर कंप्यूटर या तो विंडोज पर है या मैक पर। ये सभी सिस्टम अमेरिका की देन है। हमने भले ही अपना UPI या फोन पे जैसा बेहतरीन पेमेंट सिस्टम बना लिया हो, लेकिन उसे चलाने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम और जिन ऐप स्टोर्स की जरूरत पड़ती है उन पर आज भी अमेरिका का ही कब्जा है। हम अपनी सुविधाएं तो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता आज भी उन्हीं के डिजिटल गलियारों से होकर गुजरता है। हकीकत तो ये है कि आज हम जिस UPI पर गर्व करते हैं उसे भी अपने फोन में लाने के लिए हमें या तो प्ले स्टोर का सहारा लेना पड़ता है या फिर गूगल पर सर्च करना पड़ता है। आपका स्मार्टफोन बिना जीमेल के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया अमेरिका की मुट्ठी में है और कोई भी देश उनसे सीधे दुश्मनी मोल लेने का रिस्क नहीं उठाना चाहता। ये दबदबा सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका हवाई जहाज बनाने वाली बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियों के जरिए करोड़ों अरबों डॉलर कमाता है। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया तबाह हो रही थी तब अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित किया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर लगा दिया। उन्होंने हर नई तकनीक पर अपना पेटेंट करा लिया जिससे आज वे पूरी दुनिया को सिर्फ अपना सामान और अपनी सर्विस बेच रहे हैं। आलम यह है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अमेरिका के बने विमानों में ही सफर करते हैं। इस रिसर्च और बेहिसाब पैसे के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा और असली बिजनेस शुरू होता है हथियारों का कारोबार। अमेरिका आज दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है।
लेकिन इस बिजनेस को चलाने का उनका तरीका बड़ा अजीब है। वो जानते हैं कि अंधेरे का डर दिखाकर ही टॉर्च बेची जा सकती है। अगर एक देश उससे हथियार नहीं खरीदता तो वह उसके पड़ोसी देश या प्रतिद्वंद्वी को आधुनिक हथियार दे देता है, जिससे मजबूरी में दूसरे पक्ष को भी अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से ही सौदेबाजी करनी पड़ती है। हथियारों के बाद अब अमेरिका की नज़र पूरी दुनिया के तेल भंडार पर है। अमेरिका के पास खुद का तेल तो है ही, लेकिन वो अरब देशों के तेल संसाधनों पर भी परोक्ष रूप से कब्जा जमाए बैठा है। जो देश अमेरिका की इस दादागिरी को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, जैसे रूस, ईरान या वेनेजुएला, उन्हें अमेरिका किसी न किसी तरह उलझाए रखता है। रूस को युद्ध में फंसा दिया गया है, वेनेजुएला की स्थिति सबके सामने है और ईरान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका का अगला लक्ष्य यही है कि पूरी दुनिया उसके डॉलर का इस्तेमाल करे, उसी के हथियार खरीदे, उसी के बनाए सोशल मीडिया और बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर रहे और अंततः अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी उसी के सामने हाथ फैलाए। असल में अमेरिका ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे निकल पाना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। अगर आप उनकी संस्थाओं, उनके मोबाइल, कंप्यूटर या उनके डॉलर का इस्तेमाल करने से मना करते हैं तो अमेरिका सीधे युद्ध का रास्ता अपना लेता है। इतिहास गवाह है कि सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी और वेनेजुएला जैसे देशों ने जब पेट्रोल के बदले डॉलर लेने से इनकार किया तो उनका हश्र क्या हुआ। ईरान की मिसाल ही ले लीजिए, जहां महिलाओं की लिटरेसी रेट अमेरिका से भी बेहतर है, लेकिन उस पर इतने कड़े प्रतिबंध और सोशल मीडिया का दबाव बनाया गया कि वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सैन्य ताकत की बात करें तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक नौसेना है। उसने पूरी दुनिया की निगरानी के लिए अपनी नेवी को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है, जिन्हें फ्लीट या बेड़ा कहा जाता है। भारत के पास जब भी कोई तनाव होता है तो अमेरिका का 7वां बेड़ा हरकत में आता है, जैसा हमने 1971 के युद्ध के दौरान देखा था। ये बेड़ा कोई एक जहाज नहीं, बल्कि जहाज़ों का एक पूरा शहर है, जिसमें पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और विमान वाहक पोत शामिल होते हैं। एक एक बेड़े के साथ सैकड़ों लड़ाकू विमान, टैंक और हजारों सैनिक चलते हैं। तकनीकी रूप से अमेरिका के पास वर्तमान में 6 सक्रिय बेड़े हैं, जो दुनिया के हर कोने में उसकी पकड़ मजबूत रखते हैं। युद्ध के मैदान में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है। इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है उनका EA-18G ग्राउलर विमान। इस जहाज के पंखों के सिरों पर बहुत शक्तिशाली जनरेटर लगे होते हैं जो करीब 10 किलोवाट की बिजली पैदा करते हैं। ये जनरेटर इतनी भयंकर रेडियो बीम छोड़ते हैं कि दुश्मन का रडार पूरी तरह अंधा हो जाता है। जैसे ही दुश्मन का रडार किसी जहाज को पकड़ने की कोशिश करता है, ग्राउलर उस पर इतनी हाई पावर बीम मारता है कि ऑपरेटर की स्क्रीन पूरी तरह ब्लर हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ इतना ही नहीं, इस विमान में एंटी रेडिएशन मिसाइलें और ALQ जैसे जैमिंग सिस्टम लगे होते हैं। ये सिस्टम दुश्मन के रडार को इस कदर भ्रमित कर देते हैं कि उन्हें रडार स्क्रीन पर नकली जहाज दिखने लगते हैं। दुश्मन की मिसाइलें जैसे S-400 उन नकली निशानों पर फायर कर देती हैं और जब तक उन्हें समझ आता है कि वहां कोई जहाज था ही नहीं, तब तक अमेरिकी विमान अपना काम करके निकल चुके होते हैं। ये तकनीक और ताकत का वो मेल है जिसके दम पर अमेरिका आज भी पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देता नजर आता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कभी कभी हमारे फ़ोन पर कोई रॉन्ग नंबर आ जाता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास एक साथ हज़ारों रॉन्ग नंबर आने लगें तो आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे कि असली कॉल कौन सी है। अमेरिका का जैमिंग सिस्टम भी दुश्मन के रडार के साथ यही करता है। वो रडार की स्क्रीन पर इतने सारे नकली सिग्नल भेज देता है कि ऑपरेटर को समझ ही नहीं आता कि असली लड़ाकू विमान कहाँ है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अमेरिकी फाइटर ग्रुप दुश्मन की सीमा के अंदर घुस जाता है। जैसे ही ये विमान दुश्मन के रडार के करीब पहुंचता है, ये अपनी सबसे घातक मिसाइल यानी एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसे किसी खास निशाने की जरूरत नहीं होती, ये बस उस दिशा में भागती है जहां से रडार के सिग्नल आ रहे होते हैं। जब दुश्मन का रडार जैमिंग से बचने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी और सिग्नल की ताकत बढ़ाता है, तो ये मिसाइल उसी बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेती है और सीधे रडार स्टेशन को तबाह कर देती है। अगर इस बीच दुश्मन का कोई जहाज इन्हें रोकने की कोशिश करे तो सुरक्षा के लिए इनके पास साइडविंडर जैसी मिसाइलें होती हैं जो पलक झपकते ही हवा में दुश्मन को ढेर कर देती हैं। इस तरह हमले की पहली लहर में ही अमेरिका दुश्मन के पूरे रडार सिस्टम को अंधा कर देता है। एक बार जब रास्ता साफ हो जाता है, तब एंट्री होती है अमेरिका के बॉम्बर जहाज़ों की। अमेरिका अपने हर जहाज के नाम से पहले एक खास कोड का इस्तेमाल करता है और बॉम्बर जहाज़ों के लिए ये कोड B होता है। अमेरिका का सबसे घातक बॉम्बर है B-2 स्पिरिट। तकनीक की दुनिया में इसे D-2 एस्पिरिट कोड से जाना जाता है। यह विशालकाय विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि रडार की पकड़ में ही नहीं आता। इसकी सटीकता का आलम यह है कि अगर आप जमीन पर एक छोटी सी चीज भी रख दें तो ये हजारों फीट की ऊंचाई से सीधा उसी पर निशाना लगा सकता है। ये अपने साथ करीब 14 टन यानी 14,000 किलो वजन के बम ले जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि एक बड़ा ट्रक 10 टन का होता है, यानी यह विमान 1.5 ट्रक के बराबर गोला बारूद लेकर उड़ता है और पल भर में सब कुछ तबाह कर देता है।
लंबी दूरी के मिशन के लिए इसे हवा में ही ईंधन की जरूरत पड़ती है ताकि ये बिना रुके अपना काम पूरा कर सके। B2 स्पिरिट की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। साधारण जहाज़ों से जब रडार की लहरें टकराती हैं तो वे वापस लौट जाती हैं, जिससे रडार ऑपरेटर को जहाज की लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन इस विमान पर एक खास तरह की पेंट कोटिंग होती है जो रडार के सिग्नल्स को अपने अंदर सोख लेती है। जब सिग्नल वापस ही नहीं लौटता तो रडार स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि इसकी हर उड़ान से पहले इस खास पेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर जहाज की सतह पर एक खरोंच भी आ जाए तो वो रडार की पकड़ में आ सकता है। 14 टन का भारी भरकम बम गिराने की क्षमता के कारण इसे बंकर बस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बम अपनी भारी वजन की वजह से जमीन को चीरते हुए गहराई में जाकर धमाका करता है। यह विमान इतना आधुनिक है कि इसके अंदर पायलटों के लिए किचन, बेडरूम और बाथरूम जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं, क्योंकि ये अक्सर 24 से 44 घंटों तक लगातार उड़ान भरता है। अमेरिका इसे अपने खास व्हाइटमैन एयरबेस पर सुरक्षित रखता है, जहां से ये दुनिया के किसी भी कोने में हमला करके वापस लौट आता है। B2 के बाद नंबर आता है B1 लांसर का। जहां B2 अपनी चुप्पी और सटीकता के लिए जाना जाता है, वहीं B1 लांसर अपनी रफ्तार के लिए मशहूर है। ये एक सुपरसोनिक बॉम्बर है जो आवाज की गति से भी तेज उड़ता है। इसकी एक और बड़ी खूबी इसके मुड़ने वाले पंख हैं। जब इसे बहुत तेज रफ्तार पकड़नी होती है तो ये अपने पंखों को पीछे की तरफ सिकोड़ लेता है, और जब बम गिराने के लिए स्थिरता चाहिए होती है तो ये अपने पंखों को फैला लेता है। आमतौर पर अमेरिका पहले B2 से दुश्मन के मुख्य ठिकानों को तबाह करता है और उसके पीछे लांसर आकर बचे हुए ठिकानों को खत्म कर देता है। इसके विंग्स फोल्डेबल होते हैं जो इसे बहुत खास बनाते हैं। जब इसे बम गिराना होता है तो ये अपनी रफ्तार को थोड़ा कम करता है और पंखों को फैला लेता है ताकि निशाना सही लगे। लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है, ये अपने पंखों को पीछे की तरफ सिकोड़ता है और इतनी तेजी से गायब होता है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक बॉम्बर है, ये लड़ाकू विमान नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इसे दुश्मन के हेलीकॉप्टरों या जहाज़ों ने घेर लिया तो ये खुद का बचाव नहीं कर पाएगा, लेकिन बम गिराने के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद आता है अमेरिका का सबसे विशालकाय बॉम्बर B-52, जिसे द बफ या स्ट्रेटोफोर्ट्रेस भी कहा जाता है। ये आकार में इतना बड़ा है कि इसे कारपेट बॉम्बिंग का उस्ताद माना जाता है। कारपेट बॉम्बिंग का मतलब है पूरे इलाके में बमों की ऐसी चादर बिछा देना कि पूरा का पूरा शहर नक्शे से गायब हो जाए। ईरान के साथ चल रहे तनाव में ये पहली बार देखा जा रहा है कि अमेरिका अपने इन तीनों बॉम्बर्स का एक साथ इस्तेमाल कर रहा है, जो ईरान पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। जब बॉम्बर्स अपना काम कर देते हैं और दुश्मन के अड्डों को दहला देते हैं, तब एंट्री होती है अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट्स की। अमेरिका अपने लड़ाकू जहाज़ों के नाम के आगे F- कोड लगाता है। इनमें सबसे चर्चित नाम है F-35 लाइटनिंग II। ये जहाज तकनीक का ऐसा नमूना है कि ये रडार के लिए बिल्कुल अदृश्य है। यह किसी भी शहर के ऊपर से उड़ जाए, रडार को इसकी भनक तक नहीं लगती। इसकी स्टील्थ क्षमता इतनी ज्यादा है कि खुद अमेरिकी सेना को इसे ट्रैक करने के लिए इसके ऊपर लूनरबर्ग लेंस लगाना पड़ता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपने ही जहाज को देख सकें। एक बार तो ऐसा हुआ कि तकनीकी खराबी की वजह से पायलट को पैराशूट लेकर कूदना पड़ा, और वो जहाज अपने आप उड़ते हुए रडार से ऐसा गायब हुआ कि अमेरिकी सेना को उसे ढूंढने में पसीने छूट गए। F-35 का काम होता है दुश्मन के सबसे संवेदनशील ठिकानों जैसे मिलिट्री हेडक्वार्टर और रडार स्टेशनों को चुन चुनकर तबाह करना। F-22 रैप्टर पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस है, लेकिन F-35 के मुकाबले ये कहीं ज्यादा घातक और भारी मात्रा में गोला बारूद ले जाने की क्षमता रखता है। इन स्टील्थ जहाज़ों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये अपनी मिसाइलों को बाहर नहीं लटकाते, क्योंकि अगर मिसाइलें बाहर दिखीं तो रडार उन्हें पकड़ लेगा। इसलिए ये अपने हथियारों को जहाज के अंदर बने एक विशेष कैरेजवे में छिपाकर रखते हैं। जब हमला करना होता है तभी ये अपना दरवाज़ा खोलते हैं और मिसाइल छोड़कर फिर से अदृश्य हो जाते हैं। एक बार जब ये स्टील्थ जहाज दुश्मन के मुख्य अड्डों, रडार और कमांड सेंटरों को तोड़ देते हैं, तब शुरू होती है खुलेआम आमने सामने की जंग। अब मैदान में उतरते हैं वो फाइटर जेट्स जो रडार की चिंता नहीं करते, क्योंकि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम पहले ही तबाह किया जा चुका होता है। इनमें सबसे प्रमुख है F-16, जिसे फाइटिंग फाल्कन या वाइपर भी कहा जाता है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। मल्टी रोल का मतलब है वो जहाज जो हवा से हवा में लड़ सके, जमीन पर बम गिरा सके, जासूसी कर सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के रडार को जाम भी कर सके। जैसे हमारा राफेल एक मल्टी रोल जहाज है, वैसे ही F-16 और F-15 ईगल मिलकर आसमान में तबाही मचाते हैं। ये जहाज इतने फुर्तीले होते हैं कि अगर कहीं दुश्मन की फौज छिपी हो तो ये नीचे की ओर गोता लगाकर मशीन गन से भी हमला कर सकते हैं। जब आसमान से रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता है, तब नौसेना यानी नेवी उस देश को चारों तरफ से घेर लेती है। अमेरिका के पास विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो चलते फिरते समुद्री एयरपोर्ट की तरह होते हैं।
इन जहाज़ों के रनवे पर एक कैटापुल्ट सिस्टम लगा होता है जो भाप के इंजन की ताकत से जहाज़ों को गुलेल की तरह हवा में उछाल देता है ताकि वे कम दूरी में ही उड़ान भर सकें। इन विमान वाहक पोतों से F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे 2 इंजनों वाले ताकतवर जहाज उड़ान भरते हैं जिनका मुख्य काम भारी बमबारी करना होता है। चूंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की शान और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा का घेरा भी बहुत मजबूत होता है। इन जहाज़ों पर अपना खुद का एडवांस रडार होता है जो 600 किलोमीटर की दूरी तक हर हलचल पर नजर रखता है। अमेरिका जानता है कि अगर उसका एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर डूबा तो ये सिर्फ सैन्य हार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका होगा, इसीलिए इसके साथ हमेशा एक पूरा बेड़ा सुरक्षा के लिए चलता है। जरा ताकत का अंतर देखिए, जहां रूस के पास एक और चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं अमेरिका 7-7 बेड़े लेकर घूमता है। उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है क्योंकि दुनिया का सारा पैसा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, पेट्रोल हो या हथियार, सब उसी के पास है। अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका E-2 हॉकाई जैसा जहाज इस्तेमाल करता है जिन्हें अवॉक्स कहा जाता है। ये उड़ते फिरते रडार स्टेशन है। एयरक्राफ्ट कैरियर खुद 600 किलोमीटर तक देख सकता है, लेकिन वो अपने चारों तरफ इन हॉकाई जहाज़ों को तैनात कर देता है जो 1000 किलोमीटर दूर तक नजर रखते हैं। अगर कहीं से कोई दुश्मन का जहाज या मिसाइल आती दिखती है तो ये तुरंत खबर कर देते हैं और पल भर में अमेरिकी फाइटर जेट्स उन्हें खत्म कर देते हैं। हालांकि ईरान के मामले में अमेरिका थोड़ा संभल कर चल रहा है क्योंकि ईरान ने अपनी मच्छर ब्रिगेड तैयार की है, यानी हजारों छोटे जहाज़ों का झुंड जो एक साथ हमला करने की ताकत रखते हैं। अब अमेरिका सीधे हमले के बजाय पहले अपने ड्रोन्स भेजता है। इसमें सबसे पहले आता है RQ-4 ग्लोबल हॉक। ये एक जासूसी ड्रोन है जिसका काम पूरे इलाके की छानबीन करना है। ये जमीन के नीचे छिपी सुरंगों और बंकरों तक का पता लगा लेता है। इसके पीछे आता है MQ-9 रीपर, जो एक हमलावर ड्रोन है और मिसाइलों से लैस होता है। अगर दुश्मन इन ड्रोन्स को गिराने की कोशिश करे तो अमेरिका अपने सबसे आधुनिक RQ-170 सेंटिनल को उतारता है, जो एक स्टील्थ ड्रोन है और रडार की पकड़ में नहीं आता। ईरान और चीन के पास भी अब इसी तकनीक के आत्मघाती ड्रोन हैं जो सीधे दुश्मन से टकराकर उसे तबाह कर देते हैं। रक्षा प्रणाली की बात करें तो अमेरिका के पास ऐसे रडार हैं जो 5000 किलोमीटर दूर से ही खतरे को भांप लेते हैं। सुरक्षा की कई लेयर्स बनाई गई हैं। सबसे पहले आती है थार्ड मिसाइल प्रणाली, जो दुश्मन की मिसाइल को 60-70 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही नष्ट कर देती है। अगर कोई मिसाइल इससे बच जाए तो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम उसे 40 किलोमीटर के दायरे में निशाना बनाता है। उसके बाद आयरन डोम की बारी आती है, और अगर मिसाइल बिल्कुल करीब आ जाए तो अंत में आयरन बीम का इस्तेमाल होता है। ये सबसे आधुनिक और सस्ती तकनीक है जो एक शक्तिशाली लेजर लाइट के जरिए दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही जलाकर राख कर देती है। यही वो बेजोड़ सैन्य और तकनीकी ढांचा है जिसके दम पर अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है। वर्तमान में इजराइल इन सुरक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिका की तकनीक की ताकत को दर्शाता है। लेकिन अमेरिका जानता है कि उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा रूस का डेड हैंड सिस्टम है। रूस ने परमाणु मिसाइलों का एक ऐसा जखीरा तैयार किया है जो पूरी तरह ऑटोमेटिक है। अगर कभी रूस के राष्ट्रपति, उनके मंत्रिमंडल या सैन्य मुख्यालय पर हमला होता है और वे रिप्लाई देने की स्थिति में नहीं रहते, तो यह सिस्टम खुद ब खुद सक्रिय हो जाएगा और पूरी दुनिया में परमाणु तबाही मचा देगा। अमेरिका इस खतरे से निपटने के लिए अब गोल्डन डोम जैसी भविष्य की तकनीक पर काम कर रहा है। इसमें सुरक्षा की इतनी परतें होंगी कि दुश्मन की मिसाइल के लिए बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ये सिस्टम अंतरिक्ष में 100 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर जमीन के पास 1 किलोमीटर की दूरी तक हर लेवल पर मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखेगा। जैसे जैसे मिसाइल नीचे आएगी, सुरक्षा की परतें और भी सघन होती जाएंगी। दूसरी तरफ ईरान भी पिछले 10 सालों से हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। उसने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को इतना विकसित कर लिया है कि आज उसका शाहेद ड्रोन दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ये 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इसे बनाना बहुत ही सरल और सस्ता है। इस ड्रोन के आगे के हिस्से में करीब 40 किलो विस्फोटक भरा होता है। इसके डेल्टा विंग्स इसे हवा में संतुलन देते हैं और पीछे लगा इंजन इसे रफ्तार देता है। ये एक कामिकाजी या आत्मघाती ड्रोन है जिसका मकसद सिर्फ लक्ष्य को ढूंढना और उससे टकराकर खुद को धमाके के साथ खत्म कर लेना है। ईरान की यही सस्ती लेकिन मारक तकनीक आज अमेरिका के महंगे डिफेंस सिस्टम को सीधी चुनौती दे रही है। यह ड्रोन खुद तो खत्म होता ही है, साथ ही अपने लक्ष्य को भी पूरी तरह तबाह कर देता है और इसीलिए इसे कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात इसकी कीमत और इसमें इस्तेमाल होने वाली साधारण तकनीक है। अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें पुरानी लूना मोटरसाइकिल जैसा एक मामूली 4 सिलेंडर इंजन लगा होता है। जी हाँ, वही लूना जो कभी सड़कों पर आम दिखती थी, उसके जैसे 4 इंजनों को जोड़कर इसे तैयार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे ड्रोन को बनाने में मात्र 18 लाख रुपए के आसपास का खर्च आता है, लेकिन जब यह हमला करता है तो दुश्मन का करोड़ों अरबों का नुकसान कर देता है। तकनीक के नाम पर इसमें एक बेसिक बैटरी और नेविगेशन सिस्टम लगा होता है।
मजे की बात देखिए कि ये अक्सर अमेरिका के ही जीपीएस का इस्तेमाल करता है, हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे चीन के बाइडू या रूस के ग्लोनास सिस्टम से भी चलाया जा सकता है। इसका कंट्रोल सिस्टम भी बहुत ही सरल है। इसके विंग्स पर छोटे छोटे कंट्रोल सरफेस लगे होते हैं जिन्हें एक साधारण रॉड के जरिए मैनेज किया जाता है। अगर ये रॉड आगे बढ़ती है तो फ्लैप्स नीचे झुक जाते हैं और ड्रोन उसी दिशा में मुड़ जाता है। वहीं अगर रॉड पीछे खिंचती है तो ये ऊपर की ओर उठ जाते हैं, जो हवा में स्पीड ब्रेक का काम करते हैं। बस एक छोटी सी रॉड और पुराने मोटरसाइकिल इंजन के दम पर ईरान ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यही शाहिद ड्रोन अपने इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से सही रास्ते पर बढ़ता है और आखिर में खुद को लक्ष्य से टकराकर उसे मलबे में बदल देता है। ईरान ने इन ड्रोन्स और अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के दम पर न केवल कई रडार तबाह किए हैं, बल्कि खाड़ी देशों के तेल भंडारों तक को निशाने पर ले लिया है। दूसरी ओर इजराइल ने भी तेहरान पर भीषण जवाबी कार्रवाई की है, जिससे वहां ईंधन और पानी का गहरा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि इस हमले से अमेरिका के कुछ नेता नाराज भी हैं, क्योंकि इससे ईरान की जनता, जो पहले महंगाई से परेशान थी, अब एकजुट होकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अमेरिका की तकनीक इतनी सूक्ष्म है कि वो 24 घंटे आसमान से दुनिया के हर कोने पर नजर रखता है। आज हम अपने ही शहर की गलियां खोजने के लिए अमेरिकी गूगल मैप्स पर निर्भर हैं, जो ये बताता है कि उनके पास हमारे भूगोल की कितनी सटीक जानकारी है। ऐसे में भारत के लिए अपनी साइबर और स्पेस सुरक्षा को मजबूत करना अनिवार्य हो गया है। भारत मिशन शक्ति के जरिए एंटी सैटेलाइट मिसाइलें तो बना रहा है, लेकिन भविष्य की जंग अब लेजर हथियारों और स्टारलिंक जैसे विशाल सैटेलाइट नेटवर्क की होगी। अगर कल को युद्ध के दौरान इंटरनेट बंद भी कर दिया जाए तो सैटेलाइट के जरिए डेटा सीधे जमीन पर पहुंच सकता है। भारत को चाहिए कि वो अंतरिक्ष में ऐसे बड़े सैटेलाइट तैनात करे जो लेजर तकनीक से लैस हों। चूंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण और हवा नहीं है, इसलिए वहां बंदूक की गोली के बजाय लेजर बीम सबसे कारगर हथियार है। अगर कोई दुश्मन सैटेलाइट हमारी निगरानी करे तो लेजर के जरिए उसके सोलर पैनल को जलाकर उसे बेकार किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने स्वदेशी आविष्कार और अनुसंधान पर जोर देना होगा। आज की दुनिया में साइबर सुरक्षा भी उतनी ही घातक है जितनी कि कोई मिसाइल। पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर किसी का भी मोबाइल हैक कर सकते हैं और चुपके से कैमरे या माइक के जरिए जासूसी कर सकते हैं। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसे बड़े नेता अपने मोबाइल कैमरों पर स्टिकर लगाकर रखते हैं। जहां दुनिया एआई और आधुनिक रोबोटिक्स में कोसों आगे निकल गई है, वहीं हमें भी अपनी साइबर सुरक्षा और एआई क्षमताओं को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा। अगर हम इस तकनीकी दौड़ में पिछड़ गए तो आने वाले समय में अपनी संप्रभुता की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तकनीक की इस दौड़ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी जो पहले कदम उठाता है, उसे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। आज अमेरिका की बड़ी कंपनियां एआई और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर का डेटा इकट्ठा कर रही हैं। वे जानते हैं कि आप क्या देखते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं और आपका माइंडसेट क्या है। इस डेटा पर जब एआई लगाया जाता है तो वे आपके अगले कदम, यहां तक कि आपके राजनीतिक झुकाव और पसंद नापसंद का भी सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। यह डेटा ही आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार है। इसके साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगियों का वैश्विक मीडिया पर जबरदस्त कंट्रोल है, जिसका इस्तेमाल वे नैरेटिव सेट करने के लिए करते हैं। यह मीडिया तय करता है कि किसे मानवता का रक्षक दिखाना है और किसे विद्रोही। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो निष्पक्ष नहीं लगते, लेकिन मीडिया के दबाव में उन्हें सही साबित कर दिया जाता है। भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपना नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित बचाए रखना है। हमें किसी एक गुट, चाहे वो अमेरिका, इजराइल हो या ईरान, के साथ पूरी तरह खड़े होने के बजाय एक संतुलन बनाना होगा, क्योंकि युद्ध की स्थिति में अर्थव्यवस्था और पेट्रोलियम के दाम सीधे हमें प्रभावित करते हैं। जंग का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका है। अब इंसान से नहीं बल्कि मशीनों और रोबोटिक्स से लड़ रहा है। चीन और अमेरिका जैसे देश ऐसे रोबोटिक सोल्जर्स तैयार कर चुके हैं जिन्हें न भूख लगती है न थकान। इसके अलावा हनी ट्रैप और साइबर जासूसी जैसे हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं, जहां जासूसी और सूचना निकालने के लिए सोशल मीडिया और निजी संबंधों का सहारा लिया जाता है। अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसियां अरबों डॉलर खर्च करके किसी भी देश के भीतरी राज जान लेती हैं। हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश की हालिया अस्थिरता इस बात का संकेत है कि विदेशी एजेंसियां कितनी सक्रिय हैं। यूक्रेन रूस युद्ध ने हमें सिखाया है कि एक छोटा देश भी अगर तकनीक और हौसले से लैस हो तो वो बड़ी महाशक्ति के सामने टिक सकता है। चाहे वो जेलेंस्की हो या ईरान के नेता, उन्होंने ये साबित किया है कि झुकने के बजाय लड़ना एक विकल्प है। लेकिन हमारे लिए सबक ये है कि हमें अपने रक्षा अनुसंधान ERDO और अंतरिक्ष एजेंसी ISRO को और मजबूत करना होगा। हमें भविष्य के लिए ऐसे लेजर हथियार और स्वदेशी AI सिस्टम विकसित करने होंगे जो हमें किसी भी बाहरी निर्भरता से बचा सकें। अगर हम तकनीक और साइबर सुरक्षा में पीछे रह गए तो आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन आज की जंग का सबसे नया और घातक हथियार बन चुका है। इसमें पायलट आंखों पर वर्चुअल रियलिटी लेंस पहनकर बिल्कुल वैसे ही ड्रोन उड़ाता है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। शुरुआत में इन ड्रोन्स को रोकने के लिए सॉफ्ट किलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें रडार की मदद से ड्रोन के संकेत या GPS को जाम कर दिया जाता था। बिना एक भी गोली चलाए ड्रोन का संपर्क टूटने से वो बीच रास्ते में ही गिर जाता था। लेकिन यूक्रेन ने इसका एक बहुत ही देसी और अचूक तोड़ निकाला, वायर गाइडेड ड्रोन। उन्होंने ड्रोन से वाईफाई हटाकर उसके नीचे पतले ऑप्टिकल फाइबर के तार बांध दिए। ये तार 10 से 50 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। अब चूंकि ड्रोन तार से जुड़ा है, इसलिए कोई भी जैमर या रडार उसका सिग्नल नहीं काट सकता। ये तकनीक इतनी खतरनाक साबित हुई है कि अब अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी सोच में पड़ गया है कि आखिर इन वायर गाइडेड ड्रोन से कैसे लड़ा जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे तुर्की और अन्य देशों ने पाकिस्तान को ड्रोन तकनीक देकर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों और आकाश तीर जैसे सिस्टम ने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। आज की चुनौती ड्रोन स्वाम की है, जहां एक साथ हजारों ड्रोन हमला करते हैं। इससे निपटने के लिए भारत की एक कंपनी ने शेषनाग जैसा एडवांस ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और अगर एक ड्रोन गिर जाए तो दूसरा तुरंत उसका टारगेट संभाल लेता है। ये पूरी तरह से स्वदेशी और इंटीग्रेटेड तकनीक है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि मुश्किल वक्त में भारत अक्सर अकेला पड़ जाता है, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। जब अमेरिका, तुर्की और चीन जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे और रूस अपनी जंग में उलझा था, तब भारत ने अपनी ताकत के दम पर मुकाबला किया। हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनकी दूरदर्शिता की वजह से आज हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी मौजूद है। आज जरूरत हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल और बजट बढ़ाने की है, क्योंकि रुस्तम और तपस जैसे ड्रोन्स ही आने वाले समय में हमारी सीमाओं की असली ढाल बनेंगे। चींटियां कितनी भी क्यों न हो, वे गन्ना घसीटकर नहीं ले जा सकती। भारत से टकराने की औकात आज किसी की नहीं है।